आज 7 अगस्त 2026 फ्राइडे का दिन क्लोज हो गया है और ये मेरी ओजीडीसी की सेलिंग है। मैंने तकरीबन 800 यूनिट ओजीडीसी बेची है 319.5 319.5 पे। और 31% गेन है। 15,000 यूनिट है मेरे पास, जिसमें से 800 मैंने बेच दिए, 4,200 मेरे पास बच गए। अब नॉर्मली मैं हर रोज़ आपको शाम को समझाता हूँ अपनी डेली ट्रांजैक्शंस कि मैंने कोई ट्रांजैक्शंस की है तो क्यों की है, उसकी वजह क्या है, ताकि आपकी लर्निंग हो सके। तो आज की ट्रांजैक्शन के पीछे मैंने सोचा कि आपको एक कंसेप्ट समझाऊं। कंसेप्ट में आपने एक स्ट्रेटजी का नाम होता है को सर्टिलाइज स्ट्रेटजी। बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है, फाइनेंस में, स्टॉक में यूज़ होती है। अच्छा, मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसका नाम मैंने दिया है ट्रेडिंग अराउंड द कोर स्ट्रेटजी। ये वाली स्ट्रेटजी लिटरेचर में अवेलेबल है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये स्ट्रेटजी अभी लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ और आपको लाइव ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है अब्दुल्ला, इसके पास है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख लिख देता हूँ। अब अब्दुल्ला ने कहा कि जो 80K है ना, या 80K ले लेता हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, और ये जो 20K है ये मैं ट्रेडिंग के लिए रखूंगा। ठीक है। अब अब्दुल्ला साहब ने 80,000 रुपये के शेयर, 80% शेयर खरीदे हुए हैं डिविडेंड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कैपिटल गेन के लिए। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में माने उन्होंने एफएफसी खरीद लिया, इन्होंने ईफट खरीद लिया, मिज़ान खरीद लिया, ओजीडीसी खरीद लिया, कुछ भी, मतलब इस तरह के शेयर्स खरीद लिए। अब इस 80,000 का डिवीजन होगा, माने इसमें 25 है, इसमें 20 है, इसमें 15 है, इसमें भी 20 हो गया। इन 4 शेयर्स में इतने इतने परसेंट ने इन्वेस्ट कर दिया है। बाकी 20,000 रुपये उन्होंने रखे हुए ट्रेडिंग के लिए। ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, कि आज लूँगा कल बेचूंगा और कंटिन्यू इसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा। ट्रेडिंग के लिए इन्होंने छोटे छोटे शेयर लिए हुए हैं, चाहे वेव्स ले लिया हो, वेव्स ले लिया, सिनर्जी ले लिया। ठीक है। और कोई भी 3 4 शेयर्स आप डाल सकते हैं। और इन्होंने कहा जीजीएल ले लिया, और कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इन्होंने कहा 20,000 से मैं ये ट्रेडिंग करूंगा। अब देखें, ये जो 80,000 है ना, इसके लिए इन्होंने नाम दिया हुआ कोर। मतलब ये इसकी कोर इन्वेस्टमेंट है जो चेंज नहीं होगी, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए से रखा हुआ है। ये जो 20,000 रुपये इसने रखे हुए हैं ना, ये घुमाता फिराता रहता है, तभी इसका नाम इसने सैटेलाइट रख दिया है। तो इस स्ट्रेटजी का नाम बना को सैटेलाइट स्ट्रेटजी। अगर मैं लॉन्ग टर्म में कहूँ तो कोर के अंदर वो शेयर होते हैं जिसको हम डेली फ्लक्चुएशन के ऊपर इसका हम फायदा नहीं उठाते। मिसाल के तौर पे एक शेयर मैंने 100 रुपये का खरीदा है, तो मैं सोच रहा हूँ 150 का बेचूंगा। अब मैं उसको रोज देख रहा हूँ, वो 105 का होता है, फिर 102 का होता है, फिर 98 का होता है। तो ये जो डेली फ्लक्चुएशंस आ रही है, वीकली फ्लक्चुएशंस आ रही है, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। ये जो ट्रेडिंग वाले होते हैं ना, इसमें होता है कि हम कहते हैं जब रेंज बाउंड हो जाए मार्केट, मिसाल के तौर पे एक शेयर 100 रुपये का होता है, फिर 104 का होता है, फिर 98 का होता है, फिर 102 का हो जाता है, तो मेरा दिल चाह रहा होता है इसमें फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाऊं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फ़ायदा उठाऊं, 98 और 100 पे ख़रीदूं, 103 का बेच दूं, 104 का बेच दूं, फिर ख़रीदूं, फिर बेचूं। तो इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये कोर की बकेट हो गई और ये आपकी ट्रेडिंग की बकेट हो गई। तो आपको ये कोर सर्टिलाइज स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। दो का कॉम्बिनेशन है, कोर मतलब ये जो अपने लॉन्ग टर्म में लिखा हुआ है और आप फ्लक्चुएशन का फ़ायदा नहीं उठा रहे, और ये वो है जिसे आप फ्लक्चुएशन की बेस से फ़ायदा उठाना चाहते हो, बार बार ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है कोर सर्टिलाइज स्ट्रेटजी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माने मेरे पास भी 1 लाख रुपए है, यही सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
अब अब्दुल्ला साहब हो गए, अब आ गए वराय साहब। मैंने भी 80 के का मैंने ले लिया, एफ एफ सी इफर्ट, और बाकी मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ले लेता हूँ। हम्म। और ये मेरा शॉर्ट टर्म हो गया। मैं यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं रखता, मैं यहाँ पे शेयर्स भी लिख देता हूँ। ये मैंने ले लिया, मैंने 1500 शेयर। इफर्ट है मेरे पास 2000। मैदान बैंक है 1000। और ओ जी डी सी है मेरे पास मान लें 5000। समझाने के लिए ऐसे रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब आते हैं 20,000 जो मुझे ट्रेडिंग करनी, मैं क्या करूँगा। अच्छा ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। अब मुझे जो 20,000 की ट्रेडिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, 200 शेयर एफ एफ सी के ही खरीद लूंगा। तो यहाँ पे टोटल इसका लिख देता हूँ मैं। टोटल हो जाता है इसका प्लस 15,000। ठीक है, ये हो गया 1700। और इफर्ट के भी मैंने 100 शेयर ले लिए। इसके भी मैंने 200 शेयर ले लिए, और इसके मैंने 500 शेयर ले लिए। अब समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। एक वक्त में मैक्सिमम मेरे पास जो एफ एफ सी के शेयर होते हैं वो 1700 होते हैं। 1500 लॉन्ग टर्म के लिए, 200 मैंने ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं। मतलब ये 200 बार बार मैं बेचूंगा खरीदूंगा, बेचूंगा खरीदूंगा, तो टेक्निकली मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए अलग अलग शेयर नहीं रखे हुए, मैंने उसी शेयर्स की क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों के अंदर। ईफर्ट की एग्जांपल में दोबारा समझते हैं। ईफर्ट के 2000 शेयर मैंने रख लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो रखने ही रखने, मुझे कुछ भी हो जाए इसको नहीं बेचना जब तक मेरी स्पेसिफिक प्राइस ना आ जाए। अब मुझे ईफर्ट में जो डेली फ्लक्चुएशन होता है इसका फ़ायदा भी उठाना है। तो मैंने 100 शेयर खरीद लिए। ये 100 खरीदूंगा, बेचूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा। इसी के अंदर मैं फ्लक्चुएशन का भी फ़ायदा उठाऊंगा। बहुत सारे बेनिफिट है इसके। एक तो ये बेनिफिट है जो अब्दुल्ला है, इसको 10 12 शेयर्स पर नजर रखनी पड़ती है। जो लॉन्ग टर्म वाले इन तमाम के फंडामेंटल समझने पड़ते हैं, टेक्निकल समझने पड़ते हैं। बेसिकली वो करते क्या, लॉन्ग टर्म वाले के फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले पे टेक्निकल्स पे काम कर रहे हैं। मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मेरे शेयर्स सेम है, लॉन्ग टर्म वाले भी शेयर्स यही चाह रहा है, शॉर्ट टर्म वाले भी यही है, क्वांटिटी दोनों की अलग अलग है। तो इन चारों के मैंने फंडामेंटल भी समझ लिए, टेक्निकल भी समझ लिए, तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी का मैंने नाम रखा है ट्रेडिंग अराउंड द कोर स्ट्रैटेजी। तो ये काफ़ी मुझे फ़ायदा दिया स्ट्रैटेजी ने। तो मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन भी करूं, और आपको बताऊं कि मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूं, अभी मैंने आपको दिखाया ओ जी डी सी। ओ जी डी सी मेरा 15,000 थे। अच्छा मज़े की बात क्या, ओ जी डी सी की मेरी जो लॉन्ग टर्म है ना वो 14,000 है। और मैंने 1,000 खरीदा होता है ट्रेडिंग के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं जाऊँ क्लाइंट स्टेटमेंट पे, हिस्ट्री पे जाऊँ, इसको मैं कर देता हूँ ओ जी डी सी। ठीक है, ओ जी डी सी मैं कर देता हूँ 4 अगस्त को। 4 अगस्त को ही मैंने लिया था, याद है मुझे, हाँ। ये देखें, 4 अगस्त को मैंने 1,000 ओ जी डी सी लिया, 313 रुपये का। ठीक है, मतलब अभी 2 दिन पहले ही मैंने 313 का लिया। और आज मैंने तकरीबन निकाल दिया इसको 319 का, तकरीबन समझें 2 2.5% गेन लेके। मजे की बात आपको समझाता हूँ। ये जो 4 अगस्त को मैंने खरीदा है 313 का, इसके पैसे तकरीबन 3,13,000 चाहिए था। तो आपको मेरे स्क्रीनशॉट याद होंगे, मैंने आपको भेजे थे। 4 अगस्त को मैंने ग्लेक्सो बेचा था 355 का। तो मैंने 1,000 यूनिट 355 के ग्लेक्सो बेचे। आई थिंक 800 900, बल्कि 900 यूनिट बेचे थे, क्योंकि उसके 900 के पैसों पे इस पे 1,000 मैं खरीद सकता था। तो मैंने 355 का ग्लेक्सो बेचा, और ये 1,000 ओजीडी से खरीद लिया। और मज़े की बात क्या है, आज तकरीबन 7 रुपये 6 रुपये ऊपर मैंने ये ओजीडीसी बेच दिए, और इसमें 6 7 हज़ार रुपये कमा लिए। मज़े की बात चेक करें, आज 17 तारीख को वही ग्लेक्सो जो मैंने बेचे थे आज 349 के दोबारा खरीद लिए। अब समझे कितना मज़े का सीन हो रहा है। ग्लेक्सो मैंने 4 अगस्त को 355 के बेचे। अगर मैंने ये ना बेचे होते तो ये आज 349 के होते। तो ये जो 5 रुपये नीचे गया, 6 रुपये नीचे गया, इसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और ये जो ओ जी डी सी अगर मैंने ना खरीदा होता, तो ये 7 रुपये का गेन है ये मुझे ना मिलता उस 1,000 यूनिट्स पे। तो 4 अगस्त को मैंने ग्लेक्सो 355 का बेचा, 1,000 यूनिट्स, मतलब 900 यूनिट, ऑलमोस्ट 1,000 ही समझ लें। और उसका ओ जी डी सी खरीद लिया 313 का।
आज 2 दिन बाद वही 313 319 का हो गया, तो 6,000 रुपये प्रॉफिट लेकिन निकल गया, और वापस मैंने 349 का क्लेक्सो खरीद लिया। तो 6-7 हज़ार का गेन यहाँ, 6-7 हज़ार का गेन यहाँ, तक 12 से 13 हज़ार का गेन हो गया सिर्फ 3 लाख रुपए पे। 3 लाख पे अगर 12 से 13 हज़ार का गेन हम कैलकुलेट करें तो ये 4% बनता है। तो अगर 2 दिन में आपने 4% ट्रेडिंग से कमा लिया तो क्या बुरा है इसके अंदर। बस लॉजिक ये समझानी है, मैंने तमाम शेयर्स के साथ ये काम किया हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं दिखाऊं आपको, तो अभी जैसे एटीएल है, एटीएल मुझे तकरीबन 75 लाख रुपीज़ प्रॉफिट दे रहा है अनलाइज में। और इसमें मैंने रखे हुए हैं तकरीबन 25,000 लॉन्ग टर्म में, बाकी 6,000 में मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। इससे अमेज़न बैंक है, ये मैंने 40,000 लॉन्ग टर्म में रखे हुए थे, बाकी 12-13 हज़ार में मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। अच्छा, कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज भी भेजा था, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने आपसे उसके आंसर्स पूछे थे कि आपकी क्या राय है। हाँ, ये व्हाट्सएप में 2-3 ऑप्शंस दिए थे, और सब ने अपनी अपनी राय दी थी, और मैंने कहा था कि मेरा जो अनएलाइज प्रॉफिट ऑलमोस्ट 25 मिलियन पे पहुंच गया है। अभी करंटली देख लेते हैं करंटली कितने पे है। करंटली ये हो गया तकरीबन 25.6, 2,56,00,000 पे अनलाइज प्रॉफिट है। और मैंने ये पूछा था आपसे कि अगर मैं सब सेल कर दूं तकरीबन मुझे 40 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या करें। तो सब ने अपनी अपनी राय दी थी। अच्छा, मेजॉरिटी की जो राय है ना, मैं एग्जैक्ट उसका उल्टा काम कर रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे खुद कई सालों के बाद समझ में आई थी, तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मेजॉरिटी ग्रीन क्यों है, अनलाइज गेंस इतने ज़्यादा क्यों हैं, उसकी वजह ही ये है क्योंकि मैंने ये बात समझ ली थी, और मैं वो मिस्टेक नहीं कर रहा जो मेजॉरिटी कर रहे हैं। इन कमेंट्स में भी मेजॉरिटी ने यही बात की कि प्रॉफिट टेकिंग करें, ये करें, वो करें, फलां करें। ऑफ कोर्स मैं प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता हूँ, रोज़ आपको दिखा रहा होता हूँ, तभी स्क्रीनशॉट के आज मैंने क्या खरीदा क्या बेचा। लेकिन इससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना था। एक तो ये बात हो गई। इस तरह एक और ग्रुप है कम्युनिटी में, उसमें मैं देखता हूँ कोई काम हुआ है। हाँ, चल इसी बहाने मैं आपको एक और कंसेप्ट समझा दूँ। मैंने पेड कम्युनिटी में आज सुबह एक मैसेज भेजा था, मुझे लगता है ज़रूरी है वो भी आपको समझाना, तो इसी वीडियो के तहत वो भी समझा देता हूँ। ग्रुप आ गए, इसमें पेड ग्रुप आ गया। हम्म, हाँ, एवरी यूनिटी की बात करेंगे, हो गया। ये मैंने खैर इन्हें मैसेज कर दिया था कि मैं ग्लेक्सो जो मैंने बेचा था वो मैं 349 पे वापस बाय बैक कर रहा हूँ। आज आपको पता है कि फ्राइडे है, फ्राइडे को 4:30 बजे मार्केट बंद होती थी, तकरीबन 3:30 बजे मैंने इन्हें मैसेज कर दिया था। बाकी ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझाई है वो भी इन्हें सुबह एक्सप्लेन कर दी थी। हाँ, एक और वीडियो मैंने शेयर की है यहाँ पर, ऑडियो भेजी है 3 मिनट की, और जिसके ऊपर ये तमाम लोग एग्री कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं आपको समझा भी देता हूँ कंसेप्ट, ताकि आप लोग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसी बहाने आप भी समझ जाएंगे। देखें, कल आया मैदान बैंक का रिजल्ट, मैंने आपसे ऑलरेडी मैदान बैंक के रिजल्ट के बारे में तमाम डिटेल शेयर कर ली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैदान बैंक का रिजल्ट आया था कल। अब पहले हमारे यहाँ मार्केट में एक प्रैक्टिस थी जो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने की हुई है, वो आपको प्रैक्टिस समझा देता हूँ हो क्या रहा है। एक्सेल भी समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, माने एक कंपनी है ABC, ABC, मैंने इसका शेयर 50 का खरीद लिया, डन। और मेरी टारगेट प्राइस है माने 80 की।
अब ये शेयर बढ़ बढ़ के हो गया है 65 का। ठीक है, और माने मैं एक बहुत बड़ा ब्रोकेज हाउस हूँ, मैं एकेडी हूँ। ठीक है, मुझे 80 का बेचना है ये। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, मैं उन सब से कहूंगा आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉल दो, बाय कॉल दो। कहो कि ये एबीसी शेयर बहुत ज़्यादा बनने वाला है, बहुत इंक्रीज होने वाला है, सब खरीदो। सब इन्वेस्टर खरीदना शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी, 75 का हो जाएगा, 78 का हो जाएगा। पहले 75 का हुआ, फिर 78 का हुआ, फिर मैं कहूँगा भाई हमारे रिपोर्ट जनरेट करो हमारे ब्रोकेज हाउस की तरफ से कि दिसंबर का टारगेट इसका 150 का है, 200 का है, ताकि पूरी दुनिया घुसे इसके अंदर। टेक्निकली बेसिक साइंस यूज़ कर रहा हूँ कि डिमांड बढ़ा रहा हूँ ताकि रेट बढ़े। जैसे ही ये 80 पे आएगा, मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा और सारे इन्वेस्टर इसके अंदर फंस जाएंगे। तो पहले के लोग क्या करते थे, ब्रोकेज हाउस वाले, किसी का उन्हें जब कुछ बेचना होता था ना अपना माल, वो उसकी बाई कॉल दे देते थे कि बड़ा अच्छा शेयर है, सब खरीदें, ताकि सब खरीदें वो बेच के निकल जाएं। तो पहले ये प्रैक्टिस होती थी। अब पार्ट नंबर 2, एक शेयर है XYZ। ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है 90 का, और उस ब्रोकर ने खरीदना है उसको 60 रुपए का। वो क्या करेगा, इसके खिलाफ र्यूमर्स निकालेगा, रिपोर्ट्स निकालेगा, बहुत घटिया शेयर है, डूबने वाला है, ये होने वाला है, वो पैनिक फैलाएगा। वो पैनिक इसलिए फैला रहा है ताकि पूरी मार्केट बेचने पे आए। जब वो बेचेगी, रेट कम हो गए तो वो खरीद लेगा। तो पहले ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन थी। अब यही काम सोशल मीडिया वालों ने शुरू कर दिया है। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने यूट्यूब के चैनल्स बना लिए हैं, अपने ब्रोकेज हाउस बना लिए हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स बना लिए हैं। वो भी ये क्या क्या काम करते हैं, एग्जैक्ट यही काम कर रहे हैं। जब उनके साथ 50,000, 60,000, 2 लाख लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो चीज़ अपनी बेचनी हो, तो जाहिर बात उसके रेट हाई कर उसकी बाई कॉल दे देते हैं। और जो चीज़ उन्होंने खरीदनी हो उसके खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ बेचते हैं ताकि डाउन हो, और फिर वो लोग खरीद सकें। अब कल मैदान का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट से पहले मैंने आपसे ग्रुप में ईपीएस, डिविडेंड यील्ड सब शेयर की थी। मैंने कहा था जो एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट वही आया है। लेकिन मुझे कल किसी बंदे ने एक वीडियो भेजी, क्या नाम था उनका, पता नहीं उनका नाम, AK फाइनेंशियल्स, अब्दुल रहमान है शायद नाम। मैं नाम देख लेता हूँ, क्या नाम आता है उनका, अब्दुल रहमानी शायद नाम है, AK फाइनेंशियल्स के नाम से है। उनकी कोई रील भेजी, उसमें वो भाई साहब समझा रहे थे कि मैदान का रिजल्ट अच्छे नहीं है, मैदान डूबेगा। और मैदान का डिविडेंड, खैर ये वर्ड तो यूज़ नहीं किया, मैदान डूबेगा। पर ये कहा कि ऑलरेडी बहुत प्रीमियम पे ऊपर है, और अगर 10 रुपये भी डिविडेंड दे दे तो डिविडेंड यील्ड इतनी बनती है। खैर मैदान दे तो 8 रुपये रहा है, पहले 7 देता था, फिर 7.5 दिया, फिर 8 रुपये दिया। तो ये हो गया, वो हो गया। मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है, क्योंकि अपनी कंपनी चला रहे हैं, हजारों इन्वेस्टर्स को अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है, चाहते हैं मार्केट में पैनिक फैले, रेट नीचे आए, वो बाय कर लें। तो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने आप को ही वॉरेन बुफेट का नाम दिलवाया हुआ है। प्रोग्राम में जाते हैं, एंकर से कहते हैं मैं वॉरेन बुफेट बना। अब इमेजिन करें, कितनी ज्यादती वाली बात है। इनफैक्ट जो अपनी भी वीडियोस बनाई है उसके भी बैकग्राउंड में वॉरेन बुफेट पाकिस्तान का टाइटल अपने आपको दिलवाया होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कॉल्स ही ऐसी होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो कई सालों से स्टॉक मार्केट में चल रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। मैं ये नहीं कह रहा सारी कॉल्स गलत दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह मेरी कल एक और बंदे से डिस्कशन हो रही थी, तो मैं उनको ये बात समझा रहा था कि स्क्रीन शॉट शेयर करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है मैं कम्युनिटी में हर दफ़ा स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। जो भी मैंने बाई किया और जो भी मैंने सेल किया, उसकी वजह क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, बाय कॉल दे देते हैं, ये खरीद लो। तो भाई पहले आप स्क्रीनशॉट तो शेयर करो कि आपने खुद भी तो खरीदा है। ये थोड़ी ना कि अब आवाम को लगा दो इस बात के ऊपर, ये खरीद लो, खुद आप खरीद नहीं रहे, ये बेच दो, खुद आप बेच नहीं रहे। तो मेरा मानना है कि जब आप खुद आवाम से कह रहे कि ये ले लो, ये बेच दो, तो आपने खुद भी खरीदा होगा, खुद भी बेचा होगा, तो शेयर करो स्क्रीनशॉट। फिर वो कहते हैं कि नहीं हम तो स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर नहीं करते, टैक्सेस की मसले है। तो भाई सब फजूल बकवास है। आपको पता है स्टॉक में जो पैसा है वो वाइट का पैसा ही होता है, ब्लैक का पैसा तो वैसे यूज कर नहीं सकते। CGT सबका 15% कट हो रहा होता है, तो स्टॉक में तो सारा पैसा वैसे ही आपका डिक्लेयर पैसा है।
तो टैक्सेस के क्या भला मसले हो सकते हैं। तो मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि जब आप बाय और सेल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने खरीदा हुआ, मैंने ये बेचा हुआ है, तो उसके स्क्रीनशॉट भेजें। इसी तरह मिसाल के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहूँ, कहाँ गया मेरा वो, कि मुझे इतना गेन हो रहा है एटीएल से, इतना गेन हो रहा है मैजान से, ये गेन हो रहा है, वो गेन हो रहा है, तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहिए। जैसे ये मेरा एक अकाउंट है, तो जब मैंने गेन किया तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करने में भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो समरी समझाने वाली ये है कि जितने भी इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, कोशिश क्या करें उससे बचें। अच्छा, मेरा एक और अकाउंट है, मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको और खुल के बात सामने आ जाए।